Okay, good evening, friends. So, welcome you all to CSE Edge and Socratic Debates channel. So, this is the sixth lecture of Polity Rapid Revision Program. So, ठीक है, आज के टॉपिक्स है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. स्टार्ट कर लीजिए गाइस. Yes, sir. We shall start in the chronological order only. पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से करेंगे. 42 से लेकर 51 तक दे रखी हैं. हाँ वही करते हैं. इलेक्शन कमीशन से स्टार्ट करते हैं. कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन में? 324. कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी है, सिंगल मेंबर बॉडी है? मल्टी मेंबर बॉडी है एट प्रेजेंट. और ये नॉन परमानेंट है जी. ये फाइनेंस कमीशन की तरह नॉन परमानेंट है ना? जब इलेक्शन होता है तभी अपॉइंट करते हैं अपने प्रेसिडेंट? नहीं, ओके. इट इज अ परमानेंट बॉडी है. इट इज अ परमानेंट एंड एन इंडिपेंडेंट बॉडी. इसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कि ईसीआई को? प्रेसिडेंट. ओके. इनके रिमूवल का क्या प्रोसीजर दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट जज. ओके. क्या है? 100 लोग ये लोकसभा में, 50% इन राज्यसभा वो रिजोल्यूशन पास करेंगे. उसके बाद पीए अगर स्पीकर एक्सेप्ट करता मोशन को तो वो 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से पास हो जाएगा. आफ्टर दैट पीएम कमेटी तो बनाई जाएगी ना, एक कमेटी बनाई जाएगी. कमेटी है ये प्रोसेस को बोलते हैं शायद क्वासी जुडिशियल कमिटी, क्वासी जुडिशियल वो प्रोसीजर है ये. मिस्टर अक्षय पवार पार्लियामेंट के क्वासी जुडिशियल पावर के अंदर आता है ये चीज. पार्लियामेंट का क्वासी जुडिशियल पावर है ये. यस मैम, पार्लियामेंट के क्वासी जुडिशियल पावर. इसके जो रेन्यूमरेशंस हैं वो कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, ईसीआई के? प्रेसिडेंट. सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ना. नहीं. प्रेसिडेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर आर डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट. अब वो है कि डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं है. इसका मतलब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पर होगा. इसका टेन्योर होता है या फिर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं. नहीं, 6 साल का होता है, बट वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. वो एक्ट जो लॉ बना रखा है ना पार्लियामेंट ने, उसमें मेंशन है. पार्लियामेंट ने नहीं, शायद प्रेसिडेंट ने कंसिडर उसकी रेगुलेशन बना रखी है इनकी, कैसे रेगुलेट करेंगे. तो 6 ईयर का है. प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रिमूवल प्रेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे नहीं होगा, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोसीजर है, उसी के बेसिस पे रिमूव हो सकता है. यस मैम. और टेन्योर की बात कर रहे थे ना. हाँ, टेन्योर है वो की मैम. टेन्योर का क्या सीन है? 6 ईयर 65 ईयर की मैक्सिमम और 6 ईयर का मैक्सिमम टेन्योर होता है. तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्या प्रेसिडेंट I'm asking that is ECI posed on the pleasure of president? No, it is not on the pleasure of president. क्योंकि वही pleasure of president तभी आता है कि आप रिमूवल किसी मतलब प्रेसिडेंट अपने मन से कर सकता है, तो रिमूवल अपने मन से हो नहीं सकता, इसलिए प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है. ओके. तो टेन्योर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है यानी? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है 6 ईयर 65 ईयर वाला. यस, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. अब थोड़ा कोई और पूछिए यार. अब मुझे भी थोड़ा जवाब देने का मन है. कोई और भी पूछो. मेंशन नहीं है. कैन यू शेयर द स्क्रीनशॉट? वो क्या नाम है, यूपीएससी का मेंशन है शोरूम में इस बात का. ओके, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दो अगर है तो. ऐसा कुछ देखा है तो आपने कहीं में आर्टिकल? नहीं, लक्ष्मीकांत से रेफर कर रहा था मैं तो, मतलब ऐसा मुझे लगा बुक में ऐसा लिखा हुआ है यार, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है नहीं. मेरा पॉइंट ये है. चेक कर लेंगे हम, थोड़ा अपडेट करेंगे अगर कुछ ऐसा होता है तो. हाँ, देख लेना उसको ना. वो नहीं है, मैंने देखा था. Okay, both chief election commissioner as well as election commissioner can be removed on the line of Supreme Court judge. True or false? चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो जो है वो फॉल्स है. और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के उससे भी होता है. चीफ इलेक्शन कमीशन का भी कंसल्टेशन किया जाता है, सीईसी का.
ओके हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ऐसा जो सेम मैनर लाइक सुप्रीम कोर्ट जज वैसा कुछ नहीं है, उसमें रिमूवल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। हम्म। और पूछिए ना कोई, इतने सारे पूछे Does मैंने। constitution has prescribed any qualification for both the bodies? नो मैम। No. False. नो Constitution जस्ट Constitution also has not specified the term. Like the term 6 year or 65, that is not specified by Constitution. Because I can see ओके this in front of me, Lakshmikant. या आई कैन या 42.4 पेज नंबर आई गेस। इसमें यहाँ पर बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ मेंबर। इसमें एक और चीज दे रखी है, द राइट कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबार्ड फ्रॉम द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम फर्दर अपॉइंटमेंट। मतलब बार मतलब वो हो सकता है, मतलब जैसे वो ईसीआई बने उसके बाद फिर वो कहीं और भी गवर्नमेंट के किसी और काम में भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारा रहता है ना, द गवर्नमेंट डिबार्स हिम फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट जॉब। इसमें ऐसा नहीं है। हाँ, एंड बस सेम यूपीएससी और रीअपॉइंटमेंट हो सकती है ना? रीअपॉइंटमेंट के लिए भी ऐसा कोई मतलब लॉ बना नहीं है मुझे लगता है। आई गेस यहाँ मेंशन तो नहीं है यार। हम्म Shall look into it afterwards in the Google if हाँ, तो रीअपॉइंटमेंट इसका मतलब यही हुआ ना कि नॉट डिबार्ड फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट। इसका मतलब दे कैन रीअपॉइंट। ओके just like Supreme Court judge, Election Commission, and one more body, same removal process. What's the name of that body? I didn't get it. Can you Can you please please repeat it? repeat it? Yes. रिमूवल प्रोसेस एक्चुअली 3 बॉडी का सेम है। ये इलेक्शन कमीशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, और थर्ड बॉडी का नाम बताइए। CAG. राइट ओके, मैं कुछ बताऊंगा फंक्शन, आपने बताना ट्रू और फॉल्स इलेक्शन कमीशन को मिल जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर ऑल इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर Not ऑफ governor स्टेट of अलग गवर्नर अलग नहीं होता है, गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता। हाँ, Okay. वो तो Given recognition to political parties, allotting symbols to the political parties and individual candidates. हाँ ये ट्रू है। ट्रू true है। Okay, हाँ True true है। है। कैंडिडेट्स। हाँ, उनका भी होगा, अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं तो भी आपको मिलेगा। हाँ। थर्ड स्टेटमेंट है प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनल वर्डिक्ट इन केस ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट। कौन करता है इसको? हाई कोर्ट करता है उसी चीज का। विल रिकमेंड टू ये प्रेसिडेंट। डिपेंड करता है ना, ये डिपेंड करता है कि किस बॉडी से रिलेटेड इलेक्शन डिस्प्यूट है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट से रिलेटेड हुआ तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऐसा डिपेंड करता है बॉडीज टू बॉडीज। हाँ, तो बता सकते हैं कौन कौन सा क्या करता है? जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सर के केस में एससी करता है, और जो स्टेट इलेक्शन एमएलए और एमपी केस में हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं इनके रिगार्डिंग। इसका कोई ऐसा नहीं होता कि ये लोग करेंगे ऐसा कुछ। हाँ, ठीक है। Guys, अगर किसी और को ईसीआई इलेक्शन कमीशन पे पूछना है तो पूछे, अदरवाइज वी शुड मूव अहेड। Okay, to advise the president over the disqualification of the member of parliament, the advice of election commission is binding or non-binding? नॉन बाइंडिंग। बाइंडिंग है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में बाइंडिंग है ना? ओके, आई विल चेक इनटू इट एंड आई विल I करेक्ट don't know. माय। Actually, I don't know the right answer. नहीं, मैंने पढ़ा मैम, आर्टिकल 102 में दिया हुआ है। बाइंडिंग है, बाइंडिंग है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस होगा तो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे। नहीं, वैसे भी वो लिखा हुआ है ऐसा कि सेल एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऐसे लिखा है, तो सेल वाला मतलब वही हो गया बाइंडिंग। हाँ, बाइंडिंग ही है वो। आप क्वेश्चन क्या था, थोड़ा मिस हो गया प्लीज। हाँ, वो क्वेश्चन ये था कि टू एडवाइज गवर्नर ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, वो या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो एडवाइस बाइंडिंग है कि नॉन बाइंडिंग है? ओके और ये अपने जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और बाकी इलेक्शन कमीशन होते हैं, इनका पावर इक्वल होता है या अनइक्वल होता है? इक्वल होता है। और सैलरी? हाँ, इक्वल, सब कुछ इक्वल होता है। हाँ, लेकिन जैसे ठीक है, पावर तो इक्वल है, लेकिन जैसे कि अपन लोग बात करते हैं कि रिमूवल का जो प्रोसेस है वो उन लोगों का अलग है। जैसे
चीफ इलेक्शन कमीशन का अलग प्रोसेस है, रिमूवल का अलग, वो बाकी जो कमीशन है उनका अलग, हम कमिश्नर्स का, तो फिर पावर इक्वल कैसे होगा? और बाकी जो कमिश्नर हट रहे हैं वो आगे केस में सिर्फ इसी के उस पे हट सकते हैं ना, अपने सीईसी के रिकमेंडेशन पे, वैसे तो हट भी नहीं सकते ना वो लोग। पावर ऑफ रिकमेंडेशन, पावर ऑफ मतलब एक्शन इन डूइंग द इलेक्शन, दिस इन दिस थिंग्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में पावर इक्वल है, और ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए हो सकता है थोड़ा अप डाउन हो। हाँ, और इसका एग्जाम्पल ऐसे लिया जा सकता है कि जब कहीं डिसएग्रीमेंट होता है तो कंसेंसस बेस्ड लिया जाता है, 3 लोगों के जो भी ज्यादा रहेगा, बहुमत जिसको कहते हैं, तीनों के में से जो बहुमत जिसके डिसीजन पे रहेगी उस पे लिया जाएगा। तो एक तरीके से इक्वालिटी पे ही है। बट हाँ, ये जो इन्होंने सर ने बताया, पीपी सर ने, कि ओवर आर्चिंग पावर्स रहती हैं आई गेस, क्योंकि वो ही तो रिकमेंड कर रहे हैं ना कि इसको निकाल दो, उसको निकाल दो। एक्चुअली मैंने अभी सर्च किया तो मैंने ये देखा कि एडवाइस जो है प्रेसिडेंट पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो बाइंडिंग नहीं है, बट जनरली बस यही है कि जैसे फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन रिजेक्ट नहीं किया जाता, वैसे ही इलेक्शन कमीशन का का ओपिनियन जो है एडवाइस वो रिजेक्ट नहीं किया जाता, बट अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो रिजेक्ट कर सकता है। ये कौन सा आर्टिकल है, आप कहाँ पे देख रहे हो? मैम गूगल। यस मैम यू शैल शेयर द लिंक ऑन द उसमें। हाँ, और लिंक मैंने आप शेयर कर दीजिए यार ग्रुप पे। हाँ ग्रुप ओके, मैं कर दूंगी। इसमें मैंने ये लॉजिक लगाया था जब मैंने बोला नॉन बाइंडिंग, क्योंकि ना जब डिस्क्रिशनरी पावर होता है ना, तो वो लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छे से लिख रखा है, और बाकी कॉलेज मतलब वो क्या बोलते हैं, कोचिंग वाले भी अच्छे से लिख देते हैं कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है। तो मुझे लगा कि जब मैंने पढ़ा नहीं है तो नॉन बाइंडिंग होगा, बट मैम ने जैसे बोला वी शैल लुक इनटू इट आफ्टरवर्ड्स। ओके, नाउ शैल वी मूव ऑन यार, क्योंकि 21 मिनट्स हैव इलैप्स्ड। हालांकि अपन सिर्फ 11 मिनट इस पर डिस्कस किए हैं, तो अगर किसी और को और डिस्कस करना है तो अपन करेंगे, अदरवाइज वी शैल मूव। Am I audible, guys? Audible. Strength of UPSC. Okay. When the state is under president rule, the election commission cannot advise president to held election. True or false? He can advise. Okay. Yeah. बस हो गया, आगे बढ़ते हैं। Strength of UPSC. 10 है क्या? 9 to 11 मेंबर। कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं की है। हाँ, 9 to 11 रहती है नॉर्मली। वो इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कभी ना 9 भी हो जाता है, इसलिए शायद उन्होंने ऐसे लिख दिया सहूलियत के लिए कि चेयरमैन को इंक्लूड केवल 9 to 11। एक ओनली वन कंडीशन इज देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग स्ट्रेंथ, रिगार्डिंग इट्स कंपोजिशन। व्हाट इज दैट कंडीशन? वो 10 साल तक प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है आई थिंक। नहीं, हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ आर फ्रॉम सर्विस ऑफ ऑफिसर्स होने चाहिए यस, फ्रॉम वो 10 स्टेट साल के सर्विसेज लिए। एंड यूपीएससी सर्विसेज। यस मैम, वो 10 साल के लिए, 10 साल तक मिनिमम 10 साल काम किया उन्होंने। कौन कौन से आर्टिकल, सबसे पहले आर्टिकल से कवर करते हैं, क्या आर्टिकल से क्लैरिटी मिलता है? आर्टिकल कौन कौन से जो यूपीएससी को कवर करते हैं? 315 to 323। इसका टेन्योर बताएंगे? 6 years, 65 years। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है? प्रेसिडेंट है आई थिंक, डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट है। मेंशन है, साफ मेंशन। Other terms or condition may be mentioned, may be determined by president, and this is written in constitution. ये 665 वाला साफ लिखा हुआ है, बाकी प्रेसिडेंट सर डिसाइड करेंगे। हाँ, 3 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। एज फार आई नो कि जो टेनर होगा विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, बट आई डोंट नो दैट वेयर इट इज मेंशन्ड। किसके टेन्योर की बात हो रही है? यूपीएससी मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। नहीं, यूपीएससी का तो दिया हुआ है, अभी मैंने आर्टिकल खोला हुआ है। अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years। टेल मी द नंबर ऑफ दैट आर्टिकल। ओके, इट इज 316 clause 2। 316 clause 2। थैंक यू। I'll take a statement, true or false बताइए, ठीक है? The jurisdiction of UPSC can be extended by act of president, by the president यानी। Do I need to repeat the question, guys? I think act by of parliament है। True.
ओके, तो अब दूसरा क्वेश्चन ये असर्शन हो गया. The question, the president can exclude the post services and matters from the purview of UPSC. I'll repeat the question once again. The president can exclude post services and matters from the purview of UPSC. हाँ ये ट्रू है. ट्रू. True है. बट ये ऐसा क्यों है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या दो स्टेटमेंट को कि प्रेसिडेंट को जुरिसडिक्शन कम करने का पावर दे रखा है और पार्लियामेंट को एक्सटेंड करने के लिए? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि पार्लियामेंट के एक्ट से उसका वो एम्बिट बढ़ाया जाए, लेकिन प्रेसिडेंट को एक कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए एक्सक्लूडिंग मतलब वो पोस्ट को एक्सक्लूड कर सकते हैं. इसका रैशनल जहां तक मैं ग्रास्प कर पा रहा हूँ ये है कि ऑलरेडी हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चला रहे हैं. यहाँ पर प्रेसिडेंट की पोजीशन ऑलरेडी लिमिटेड होती है और ब्यूरोक्रेसी जो है वो इनहेरेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी बिफोर इंडिपेंडेंस. तो शायद इसीलिए प्रेसिडेंट को ये एक्सक्लूसिव पावर दी गई कि प्रेसिडेंट कैन एक्सक्लूड द पोस्ट्स एंड द सर्विसेज एंड द मैटर्स फ्रॉम द परव्यू ऑफ यूपीएससी. दिस इज माय इंटरप्रिटेशन. ये लॉजिक भी हो सकता है ना कि जितने भी It ऑफिसर, seems. हाँ जैसे कि प्रेसिडेंट जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट डायरेक्टली कर सकता है या ऑफिसर के थ्रू कर सकता है. वो ऑफिसर लोग उसको ही रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. तो एक लॉजिक ये भी हो सकता है ना, 53 आर्टिकल में दिया हुआ है या फिर 75 में. टेकन सर. और कोई पूछो यार. One thing we have to notice here is that कि when he exclude the posts or services from the purview of the UPSC, it should be मतलब present होना चाहिए पार्लियामेंट के सामने भी ये order through which he is excluding right. such things. As far I know, and I don't know where it is mentioned or where it is written. If I am wrong, please correct me. आई थिंक इट्स रिटन इन लक्ष्मीकांत की प्रेसिडेंट अगर एक्सक्लूड करते हैं कुछ जुरिस्डिक्शन तो उसके बाद पार्लियामेंट में मतलब प्लेस किया जाए. ओके ओके, वी शैल लुक इनटू इट आफ्टर. और कुछ नहीं पूछो नहीं तो वो करते हैं. पास पूछा भी नहीं यूपीएससी ने पिछले सालों में ना यूपीएससी से. The constitution has visualized the UPSC as watchdog of merit system. ट्रू Right, फॉल्स sir. बताना. ठीक है, एस्पिरेशंस तो वहीं जाने के हैं. ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर. यहाँ पर जो यूपीएससी के चेयरमैन को उनकी पोस्ट से निकालना होता है, तो यहाँ पर एक टर्म होता है. एक होता है प्रूवन मिसबिहेवियर और एक मिसबिहेवियर. प्रेसिडेंट के लिए क्या सॉरी ये यूपीएससी के जो वो हैं चेयरमैन, इनके लिए क्या यूज किया जाएगा? मिसबिहेवियर या प्रूवन मिसबिहेवियर? इधर मिसबिहेवियर है इधर मिसबिहेवियर है. और उधर प्रेसिडेंट के केस में Supreme Court will inquire सुप्रीम कोर्ट के केस में प्रूवन मिसबिहेवियर आई थिंक. यस, यू आर राइट सर. शैल वी मूव ऑन टू एसपीएससी, क्योंकि वो दोनों एक साथ कंकरेंट है, तो अपन क्या है एक साथ करेंगे इन दोनों चैप्टर्स को, यूपीएससी और एसपीएससी को. ठीक है. ओके, जो अपना जेपीएससी होता है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो क्या है मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी, क्या है वो? टू एक्ट होता है. कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है सर. नहीं वो मतलब है क्या, पूछ रहा हूँ सर वो स्टैट्यूटरी बॉडी है I सर. think he is asking about the मतलब जो establishment होता है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर वन और मोर स्टेट्स. ठीक है, तो उसके बारे में शायद पूछ रहा है. हाँ, तो It is done by parliament. It is done by parliament. That's why it is a statutory body. it is बाकी statutory. That's बाकी what I was saying. एक्ट पास नहीं करते हैं ना, क्योंकि सीधा बना देते हैं, नहीं. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए एक्ट पास करना पड़ेगा आपको. Statutory body. UPSC is a central personal agency in India. True, false? Please repeat your question. UPSC is central personal agency in India. पर्सनल या रिक्रूटिंग एजेंसी? I'm just asking true or false. Recruiting agency, not a central agency like a governor. ये इधर कुछ लग नहीं रहा मुझे है. बाकी बताओ. ठीक है, चलते हैं आगे. फाइनेंस कमीशन पे आते हैं ना. ये इम्पोर्टेंट है. आर्टिकल बताओ कौन कौन से फाइनेंस कमीशन. Sir, please discuss HPSC. Because HP, we recently discussed UPSC, so it will be helpful for us to retain the content. yeah, but I guess questions were not coming, so Mr. Naveen
said us to move. मैम आपके पास कुछ अलग है पूछने के लिए, मतलब तो बताइए, पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मूव करते हैं काम को। कैन टेल दैट कि इसका जो टेन्योर होता है वो 62 इयर्स एंड 6 इयर्स होता है, सो 6 इयर्स इज कॉमन बट 65 ईयर इन केस ऑफ यूपीएससी। और यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होता है वहां पे प्रेसिडेंट की जगह पर गवर्नर होता है, ये बातें ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में 10 साल, जो कि कॉमन है दोनों में। ओके, और जो रिमूवल प्रोसीजर होता है इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट बाय द गवर्नर ऑफ द इंडिया, और सॉरी गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। बट जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नर करता है। हाँ ओके, ठीक है। राइट। तो ये अच्छा, चीजें आई हैव वन कॉमन नहीं क्वेश्चन। थी, तो हमने ये हाँ मेंशन मैम। कर दिया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। मैम यस मैम। जेपीएससी का भी बता दो अपॉइंटमेंट कैसे क्या होता है, उसका भी थोड़ा अलग होता है ना, वहाँ पे भी दोनों चीजें प्रेसिडेंट करते हैं, गवर्नर का वहाँ पे रोल नहीं है। हाँ ठीक है, चलो। I have one question here. हाँ In case there is the process of removal of SPSC chairman is going on, then who can suspend him from the service? अगर प्रेसिडेंट ही करेंगे ना, अगर वो हटा सकते हैं तो। यहाँ ये थोड़ा ये है, यहाँ गवर्नर है, गवर्नर विल सस्पेंड हिम इफ यू वांट टू। नहीं, ऐसा तो नहीं चल रहा हरियाणा में, तो मतलब एक्चुअली में वो करप्शन का इशू आया है वहां पे, लेकिन प्रोसेस नहीं चल रहा है इसे हटाने वटाने का ना। वैसे ही लोग बोल रहे हैं कि हटाओ, लेकिन इनिशिएट नहीं हुआ। गवर्नर हैज द पावर सर। हाँ मैं लाइन पढ़ देता हूँ। However, during course of inquiry by the Supreme Court, the governor can suspend the concerned chairman or member. यार मैं ना थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डालना चाह रहा, लेकिन ऐसा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिमूवल डिसमिसल, ठीक है? तो इसको एक बार आप लोग बाद में क्रॉस चेक कीजिएगा कि रिमूव कौन कर सकता है और डिसमिस I agree sir. है ना। एक Sir, बार इसको dismiss, yeah, I agree sir. Dismiss is something else. मैं suspend की बात कर रहा था। ओके, तो सस्पेंड को आप किस में गिनेंगे, रिमूवल में या डिसमिस में? Suspend is just from service for some days. It's not dismissal. ओके, सो मैंने बस ये पढ़ा था कहीं, इसलिए मैंने बोला याद रखना ये दोनों वर्ड में, कहीं ऐसा ना हो यूपीएससी का मन करे घुमा देने का। तो ठीक, Right. और चलें अब आगे या फिर और कुछ करना है किसी को? हाँ चलते चलते हैं हैं। आगे। फाइनेंस कमीशन पे आर्टिकल पूछा था आपने, आर्टिकल 280, ये तो बाय हार्ट कर लिया है भाई। और 281 दोनों है। हाँ 281 जब वो रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, जब वो पूरा वो बन जाएगा उसके बाद। फंक्शन क्या होता है अपने फाइनेंस कमीशन का? वो नेट प्रोसीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, दूसरा ग्रांटिंग एड देना, तीसरा टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो भी प्रेसिडेंट बोलेंगे उसका बात मानना, उसके बाद फिर जो स्टेट का जो फाइनेंशियल कंसोलिडेशन है उसको रीइंफोर्स करने के लिए और उसको सप्लीमेंट करने के लिए जो भी जितने भी नेसेसरी उसको वो लगे मन करे वो रिकमेंडेशंस देगा। म्युनिसिपैलिटी का भी है। यस, इसका कॉम्पोजिशन बताएगा कोई या मैं बुक बक दूं? नहीं, 5 इंडिविजुअल होते हैं, मतलब कि एक तो चेयरमैन होंगे और 4 बाकी लोग होंगे। पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि मतलब क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो बोल दीजिए फटाफट। हाई कोर्ट के जज होना चाहिए एक तो। चेयरमैन का बताइए सबसे पहले चेयरमैन का बताइए सीक्वेंशियल मैनर में, चेयरमैन का क्या होना चाहिए? नहीं, चेयरमैन का कोई फिक्स नहीं है ना, ऐसे मतलब मेंबर तो कोई भी कुछ भी हो सकता है ना। एक्चुअली पब्लिक अफेयर्स का यस, ये चेयरमैन का एक्सप्रेशन है क्या? नहीं, चेयरमैन के लिए यहाँ लिख रखा है चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। ओके, बाकी 4 गिनाइए। सरकार का अलग से स्पेसिफाइड है। हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, इंडियन इकोनॉमी में एक्सपीरियंस हो, फाइनेंस और अकाउंट का कुछ काम किया हो, और मुझे एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स। ओके, आई विल कंसोलिडेट इट वंस। जो जज मतलब जो चेयरमैन है उसके लिए एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक अफेयर्स होना चाहिए। उसके बाद फिर जो 4 लोग हैं उनमें से सबसे पहले एक आदमी जज होना चाहिए, या तो जज के लिए क्वालिफाइड तो हो। दूसरा, अ पर्सन हु इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तीसरा, अ पर्सन हु हैज वाइड एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। चौथा, अ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। इस बार चेयरमैन कौन था 15th का? एनके सिंह। उससे पहले 14th? उससे पहले पता नहीं, केलकर तो नहीं था, कुछ और था। सर बोल दीजिए। वाई बी रेड्डी। हाँ, रेड्डी। 13 का केलकर मुझे जहाँ तक याद है ना। As far as I can remember, NK Singh was an IAS यार, जहाँ तक याद आ रहा है NK Singh was an IAS।
और वाईवी रेड्डी भी शायद IAS थे, याद नहीं आ रहा। रवि रेड्डी तो गवर्नर रह चुके हैं ना आरबीआई के। के सिंह IAS थे क्या? एनके सिंह आईएएस थे। हाँ, ये सही है। IAS बनने के बाद भी लाइफ रंगीन है, सीधा चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, रिटायरमेंट के बाद भी जॉब सेट हो जाती है। चलिए, और कुछ क्वेश्चंस पूछना है किसी को? स्टेटमेंट बोलता हूँ, बताना ये कमीशन के फंक्शन के रिलेटेड और फॉल्स है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये तो करेक्ट ही है। एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डिफरेंस क्या होता है इसमें? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स फ्रॉम सेंटर टू स्टेट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अमोंग स्टेट्स। यार थोड़ा सा मुझे एक चीज पूछना था। आपने क्वेश्चन पूछा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, वो नेट प्रोसीड्स है क्या? नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स होगा उसके बदले शायद। नेट डिविजिबल पूल एक्चुअली। हाँ, नेट डिविजिबल पूल, रेवेन्यू नहीं, वो नेट डिविजिबल पूल का डिस्ट्रीब्यूशन वो रहेगा शायद, आई गेस। एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हाँ वही है, वही है। वही है ना? और क्वेश्चन तो पूछिए। और अभी का जो रिपोर्ट आया है 15 फाइनेंस कमीशन, उसमें से और 14 फाइनेंस कमीशन में चेंज क्या आया? कितना डिस्ट्रीब्यूशन में, या सेम रहा है? चेंज तो हुआ है इस बार। 41% किया है, पहले 42% था वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल में फैक्टर्स भी चेंज किए हैं। हाँ, फैक्टर्स में क्या चेंज आया बता सकते हो कुछ? कितना क्या है? अब देखो कि ना 2 रिपोर्ट्स आई थी। एक रिपोर्ट कुछ साल पहले आई थी और एक रिपोर्ट अब आई है, ठीक है? तो अब जो मोटा है मोटी, 3 साल के लिए। हाँ मोटा मोटी बस इतना बता देता हूँ कि यूपी को सबसे ज्यादा मिला है और आई गेस गोवा को सबसे कम मिला है डिवोल्यूशन, ठीक है? और इस बार वो डिफेंस के लिए एक नॉन लैप्सेबल फंड बनाया गया है। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन फंड। हाँ, मॉडर्नाइजेशन फंड नॉन लैप्सेबल है, तो खूब पैसा ही पैसा। उसके बाद फिर और जो वो नया बॉर्डर, इंडिकेटर आया है ना कुछ, जैसे कि आपने टैक्स कलेक्टर में कुछ एफर्ट लगाया तो 2.5 आपको उसका मिलेगा, कुछ ऐसा भी आया है ना? पॉपुलेशन वो परफॉर्मेंस आपको बाय आउट होना चाहिए। वो कौन सा पॉपुलेशन यूज किया? पहले 71 यूज होता था, अब उसको चेंज कर दिया। आप 71 छोड़ के सिर्फ और सिर्फ नया वाला पॉपुलेशन यूज कर रहे हैं। उसका क्या चेंज हुआ? 2011, बट एक डेमोग्राफिक इंडिकेटर के नाम से भी मतलब एक नया फिर उन्होंने कंसिडर किया है, एक पैरामीटर। एक पैरामीटर 2.5% का टैक्स एफर्ट हो गया। और आई गेस फॉरेस्ट का जो वो है उसको थोड़ा सा कम किया है शायद, जहां तक याद आ रहा है मुझे। पहले वेटेज ज्यादा पॉपुलेशन वाला कम किया, आई थिंक पॉपुलेशन वाला पहले नहीं, ज्यादा था। पॉपुलेशन 27.5 होता था। तो ये लोग क्या किए, 2 चीजों में डिवाइड कर दिए इस बार। एक तो पॉपुलेशन का उसको रखा है इन्होंने 15%, एक पॉपुलेशन परफॉर्मेंस को रखा है उसको 12.5 रखा है, ऐसे किया इन्होंने। ओके ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। फाइनेंस कमीशन जो है ये फिस्कल बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। नो नहीं, सर, उधर तो it is envisaged by the constitution, it is not written in constitution. हाँ, ये शायद किसी स्कॉलर ने मन से बोल दिया होगा उठ के। और कुछ है यार पूछने के लिए तो बताओ, वरना फिर वी शैल मूव अहेड। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन निगोए, स्टेट पी नियोगी। कैसे नहीं होगी? हाँ, स्टेट पीसी के लिए क्वेश्चन चाहिए। Okay, consider the following statement. The Finance Commission of India allocates funds to various ministries of union and state government. False. False. Prepare union budget. False. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बना के देता है। Advise the president on financial matters. अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस में है तो हाँ, वरना ऐसा नहीं कि वो उठ के जाएंगे उनसे पूछने के लिए। अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, जैसे इस बार बोला है प्रेसिडेंट ने बहुत सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस, तो वो जरूर एडवाइस करेंगे, ऑल्दो वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं है। अच्छा, फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है, ऑल टुगेदर रिपोर्ट बाइंडिंग होती है गवर्नमेंट पे कि जो फाइनेंस कमीशन बोल रहा है उतना देना जरूरी है कि नहीं देना जरूरी है? क्या है? Not binding, sir. बाइंडिंग नहीं होती है वो, बस आयरनी देख रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसकी जो भी डिसीजन देगी वो बाइंडिंग में नहीं रखी है। सर ऐसा मतलब डिजाइन किया हुआ है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए काफी सारे लोग हैं, तो नो वन इज बाइंडिंग एक्सेप्ट ये अपना सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा किसी और की बाइंडिंग रखी नहीं है मुझे लगता है एडवाइस। है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बाइंडिंग है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं। बोल देंगे तो प्रेसिडेंट
कुछ नहीं करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आई एग्री, उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात कर रहा हूँ। हाँ वो ठीक ठीक ठीक। शैल वी मूव अहेड गाइस, और किसी और को कुछ और पूछने का मन है? नहीं move ahead. काफी धीरे आवाज आ रही है, जिनकी भी आवाज आ रही थी। चलो एक लास्ट फंक्शन है, पूछ लेता हूँ मैं। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया अलाउज द विड्रॉवल ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट False, sir. False. Okay. Finance Parliament. Commission of India allows the state to grant in hand of revenue to the states from the contingency fund of India. ये False. false है सर। क्यों कौन सी है? चलो ठीक है, फिर हो गया, इधर तो कुछ है ही नहीं। सर एक डाउट है, फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट कर दी है, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? वो व्हाट्स पार्लियामेंट द प्रोसेस? Parliament. और बस उस पर चर्चा विचर्चा होगी। ठीक है, उसके बाद स्टेट को जो डिवोल्यूशन देना होगा उसके लिए कोई बिल भी पास करते हैं क्या फिर? यार अब वो वापस जा रहे बिल हैं पास नहीं होता है, वो तो फिर कोई एग्जीक्यूटिव बिल पास ऑर्डर नहीं होता है, कोई बिल पास नहीं होता। वो तो जब हाँ ये होता है बजट में वो अकाउंट हो जाता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही। यस, वो बजट के मतलब basis- बजट में मतलब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स के पॉइंट्स आ जाएंगे कि स्टेट्स को इतना जाना है, इस स्टेट को इतना जाना है, ऐसा ना सर? अकोमोडेट किया जाता है, लेकिन अकोमोडेट हो बाइंडिंग जाता है बजट में ना, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें कंसोलिडेटेड फंड से पहले ही माइनस कर देते हैं वो जो स्टेट का शेयर और ये सब होता है। और बाइंडिंग कुछ नहीं है। अगर मनी बिल में उनका मन किया कि 41 जल्दी 31 देना है तो कोई कुछ नहीं करेगा फिर वो। नहीं, आई एग्री, लेकिन सेंटर को जो फंड स्टेट को देना है उसका प्रोसीजर कैसे है? मतलब उन्होंने मान लो 42% एक्सेप्ट कर लिया है, तो आफ्टर दैट व्हाट्स द प्रोसीजर टू एलोकेट टू दैट यार टू डिपेंड दोज करता है, स्टेट्स? बहुत सारा प्रोसीजर अलग कुछ अलग डिपेंड करता है। अब तो जीएसटी काउंसिल भी है, बजट के थ्रू वो डिफरेंट मतलब, और फिर वो जो चलता है सर ना सर वो जीएसटी काउंसिल से शायद वो अलग मैटर है। हाँ वो इनडायरेक्ट जीएसटी टैक्स। काउंसिल, हाँ अरे ये इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट का इशू है यार, ये पता नहीं कैसे एप्लीकेबल होता है। छोड़ो, आगे बढ़ो, जीएसटी काउंसिल पे आओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जीएसटी हाँ, काउंसिल जीएसटी यार, काउंसिल देख लेना, क्योंकि साथ में ये फाइनेंस वाले दोनों। हाँ। तो आपके पास नया बुक है, आप लोग डिस्कस करो। अच्छा, उधर पुराने वाले में नहीं है क्या ये? नहीं यार, इसमें नहीं है। कोई ना, सुन लेते। हाँ, आर्टिकल है इसका 279A। तो मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा, बताना ये सही है नहीं है। Consider the following statement with respect to GST Council. The Union Finance Minister is the ex officio chairperson of this GST Council. True or false? ट्रू सर। ट्रू। Okay. No UT in India have representation in the GST Council. ड्यूटी विथ लेजिस्लेचर का होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन। Okay. हाँ, अभी है, तीनों का है। हाँ, J&K, दिल्ली एंड अपना पुदुचेरी। ठीक है। और वोटिंग का क्या सीन होता है? अगर किसी चीज पे वोट होना तो कितना स्ट्रेंथ से डिसाइड होगा? 1/3 यूनियन गवर्नमेंट और 2/3 वो बाकी स्टेट्स का जितना भी मिला के। कोई भी डिसीजन लेने के लिए 3/4 वोट चाहिए। हाँ, 3/4। और कोरम का क्या सीन होता है इसमें? जैसे अपने लोकसभा में होता है कि ना 1/10 इंडिविजुअल होने चाहिए, इसमें कितना होता है इसमें quorum? हाफ है सर, 1/2। हाँ 50% लोग आने चाहिए। हाँ 50%। अमेंडमेंट नंबर क्या है इसका? 101। 101 शुभ। 102 किसके लिए? ये एनसीबीसी है ना अपना। राइट सर। एनसीबीसी के लिए बैकवर्ड। चलो पूछो, और क्या है इसमें? IGST shared by center to states on the recommendation of which body? GST Council. Right sir. ये And CGST ये बहुत फैक्चुअल हो गया। ये अब बताइए, जीएसटी काउंसिल जो है ये चाहे तो पेट्रोल को जीएसटी के अंदर ला सकती है? काउंसिल ला सकते हैं ना अपना। काउंसिल ही बात करेगी। राइट सर, ला सकती है। ओके। एंड व्हाट अबाउट लिकर? उसके लिए तो नहीं है, वो तो स्टेट के डोमेन में छोड़ रखा है अभी तो। राइट सर। हाँ आई थिंक वो भी जीएसटी काउंसिल लेके आ सकती है ना। नहीं सर, अभी
स्टेट के डोमेन में है, वो तो स्टेट का ही राइट है, ऐसा नहीं लिखा तो नहीं, नहीं अभी हुआ। है स्टेट का राइट, बट आई थिंक उसमें ऐसा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे जो है ना बनाया था उसी में ऐसा लिखा है कि जीएसटी काउंसिल लेके आ सकता है जब कभी नेक्स्ट ऑन डेट एज एंड व्हेन दे वांट, ऐसा कुछ है वो। लक्ष्मीकांत में किसी ऐसा को दिया है कंफर्म, क्या, एक बार देख लो। लक्ष्मीकांत का नहीं बोल रहा हूँ मैं, जीएसटी काउंसिल का बता रहा था मैं। नहीं मृणाल सर, के उन्होंने इकोनॉमी में ना और भी तो 5 फ्यूल भी है, एटीएफ, एविएशन किसी और ने टरबाइन नहीं फ्यूल, पढ़ाई जब क्या उनका इसका, अल्कोहल एज वेल एज ये क्या पेट्रोलियम, दोनों के लिए ऐसा सर लिखा हुआ था। मैंने सब पढ़ा था, लेकिन हाँ ये अल्कोहल वाला नहीं पढ़ा मैंने कहीं पे भी। लक्ष्मीकांत में पूरा हाँ दिया हुआ सर, वो 5 वाले आइटम, वो जो एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब के लिए तो है कि जीएसटी काउंसिल आगे कंसिडर कर सकती है। बट ये लिकर हो गया और लिकर और बाकी अदर चीजें जो स्टेट के परव्यू है, टोबैको वगैरह, उस पे शायद स्टेट का ही प्रेरोगेटिव है अभी। जो वैट वगैरह लगाते हैं अपने अपन के स्टेट गवर्नमेंट, उसको मर्ज भी नहीं किया ना इधर इसमें, तो ये भी लॉजिक भी हो सकता है, इसलिए इसको कंसिडर भी नहीं करते वो लोग। वो सोचते हैं कि वहां से ज्यादा रिवेन्यू मिलता है तो हम लोग इसको मर्ज नहीं करेंगे, इसको कर दिया तो फिर और रिवेन्यू कम हो जाएगा, हमारा ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी, ये डर रहता है हम लोग को। चल नेक्स्ट पे चलते हैं यार। कुछ और पूछना है जीएसटी में? अरे मैं पूछ रहा था पीवाई क्यों, भूल गया बात करते करते। ये पूछिए सर। जो कैन के अंदर फिश को रखा जाता है, इस पर जीएसटी लगेगी? राइट सर, लगेगी। और कुक्ड चिकन और एग, इस पर लगेगी जीएसटी? यस, लगेगी सर। पैस्चराइज्ड मिल्क पर लगेगी? वैल्यू राइट सर, एडिशन में लगेगी। लगेगी। ठीक है। अच्छा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन देख रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 279 ए के अंदर सेक्शन 5 जो है ना, उसमें कुछ चीजें मेंशन है, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल, इन सब के बारे में बोला है कि जीएसटी काउंसिल शैल रिकमेंड द डेट ऑन विच जीएसटी विल बी लीव्ड ऑन दीज पेट्रोलियम, डीजल, मोटर स्पिरिट, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल, इनके लिए बोला गया ऐसे। हाँ, वो एंड यही इसके बात बाद लक्ष्मीकांत में कॉपी कर रखी है इन्होंने, हाँ, दिया हुआ उधर भी। ओके ओके, फिर इसके अलावा जो भी होगा बेसिक उनके सर। लिए क्या करना पड़ेगा फिर, बोलिए ना सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन अलग है, इसको आंसर दे दीजिए। गाइस एक बार ना चेक कर लीजिएगा, जो पॉस्चराइज मिल्क है ना उस पे जीएसटी नहीं लगा, एग्जेम्प्टेड है, और शायद फ्रेश मीट पे नहीं लगता है, एक जीएसटी नहीं लगता है इन पे। जी, इसलिए मैंने कैंड पूछा था। वो कैन में जो फिश को बंद कर देते हैं, मूवीज में दिखाता है, वो कैंड के बारे में पूछा था मैंने। हाँ हाँ, उस पे तो लगेगा, और पॉस्चराइज मिल्क है वो भी एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, और अगर उसको अमूल के पैकेट में बेचूंगा तो इस तो रेनेसा, लगेगा सर। इंडियन रेनेसा। हाँ बोलिए बोलिए। जी, तो शायद अमूल के पैकेट्स पे तो लगता है ना जीएसटी। प्रोसेसिंग जो होगा शायद उसके ऊपर लगेगा। अब जैसे हाँ अमूल का जो दूध है वो, हाँ, वो जो उन्होंने बोला प्रोसेस्ड वर्ड ही है, प्रोसेस्ड जो फूड है उस पे लगता है। अगर ऐसे ही दूध लेंगे आप दूध वाले से, जो ऐसे घर पे लेते हैं हमारे इंडियन लोग, उस पे नहीं लगेगा जीएसटी। हाँ राइट, वो तो पता ही है ना, उस पे कहाँ लगता है, लेकिन पॉस्चराइज्ड मिल्क के वर्ड ही मेंशन्ड है ना पूरा, तो यस मैम, ये मृणाल के उसमें देखा है ना, मृणाल के हैंडआउट्स में काफी ज्यादा हाँ जगह है नहीं। जीएसटी में यार। बाहर आए क्या अब? हाँ, चलो चलो बाहर चलो। क्या है आपके बुक में, नेक्स्ट बता दो। मेरे में नेशनल कमीशन फॉर एससी दे रखा है। सही है सर। कब स्टैब्लिश हुआ ये बता दो, फटाफट करेंगे। कब स्टैब्लिश हुआ? 2004। अच्छा, तो स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, ये तो। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यस सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन ये जो अमेंडमेंट से हाँ बाइफरकेट होता है। हाँ, बाइफरकेटेड वर्ड है वो, जो बाइफरकेट किया पहले जो है वो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वो एससी और एसटी का एक साथ कर दिया गया था। उसके बाद फिर हाँ हाँ 89 आया, जो 2003 में आया। लेकिन हम्म। लक्ष्मीकांत ने मेंशन किया 2004, तो हम 2004 पढ़ेंगे। कोई झूला झूल रहा है भाई। लेट्स मूव अहेड। पीसी।
जो बोलने म्यूट कर लेना खुद को। जो नहीं बोल रहे हैं वो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, क्या है फिर वो आवाज आती रहती है, रिकॉर्ड भी हो जाती है ना। नवीन भाई और कुछ पूछो यार इसी में, मतलब नेशनल कमीशन फॉर एससीज में। इधर मुझे कुछ लगा नहीं यार इम्पोर्टेंट, वही आर्टिकल देख लो इनके 338 उसके पास सिविक कोड का पावर है, सिविक कोड का पावर है नेशनल कमीशन फॉर एससी के पास। हाँ ये हाँ तो राइट है सर। आर्टिकल क्या बताया आपने? 338 ए और बी, एससी एसटी और एनसीबी। और फंक्शंस क्या है, मतलब काम क्या करती है? एससी एसटी लोगों के लिए मतलब रिकमेंडेशन, उनके राइट्स के लिए, मतलब कुछ इशू हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, रिकमेंड करना प्रेसिडेंट को, और जी यूनियन गवर्नमेंट उनसे एडवाइस करती है जब भी कुछ पॉलिसी बनाती है एससी लोगों के लिए। प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है। इन शॉर्ट इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर, पार्टिसिपेट, रिपोर्ट एंड रिकमेंड। ठीक है, राइट सर। यही है। और रिपोर्ट जो था किसी ने बताया प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, तो प्रेसिडेंट टेबल भी करते हैं क्या? करते हैं। आपने क्या क्या वर्ड बोले थे सर? ये इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर, पार्टिसिपेट, आगे रिपोर्ट, रिकमेंड, ये लक्ष्मीकांत से तो पढ़ के बोला है। ओके सर। Okay, which commission has a similar function regarding Anglo-Indian community? NCSC शायद, NCST। NCST हाँ SC है। इससे पहले ओबीसी के लिए भी होता था, लेकिन 2018 में NCBC अलग बन गया है, तब से ये फंक्शन हटा दिया गया है। अच्छा, एंग्लो इंडियन के लिए अभी सीट हटा दी गई है ना लोकसभा में? हाँ, नॉमिनेटेड जो सीट थी, प्रेसिडेंट लोकसभा में 2 सीट नॉमिनेट करते थे एंग्लो इंडियंस को, उसको हटा दिया गया है। से है उसको 103 3 है 4 है 104 है भाई, 104 है। हाँ 104 कॉन्स्टिट्यूशन में है। हाँ उसमें SC ST का एक्सटेंड कर दिया और इनका कुछ नहीं लिया, एक्शन ही नहीं लिया। गाइस आवाज आ रही है? हाँ सर आवाज आ रही है आपकी। अचानक से शांत हो गए आप लोग। चलिए कुछ और पूछना है किसी को? मूव करते हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक है सर ये। मैंने तो बोला था बहुत फुटफुट टॉपिक, एकदम फटाफट पूछेंगे, खत्म हो जाएगा। पूछो यार, कोई और पूछो, भी आंसर दूं। There is provision for officer for linguistic minority in original constitution. True, false? देखो ओरिजिनली तो नहीं था, ठीक है, उसके बाद अमेंडमेंट किया गया था, उसके बाद जरूर डाला गया था। Which amendment? यार अब नहीं याद है भाई, बता दो अगर आपको पता है। सेवंथ। एक्चुअली जब स्टेट रीऑर्गेनाइज किए थे तभी इसकी जरूरत पड़ी थी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद, प्रयागराज। या राइट। आर्टिकल क्या है इसका? 350B। क्या हो गया, नेशनल कमीशन फॉर एसटी पे कोई सवाल नहीं पूछा, फट से सीधा उसके चले गए आप लोग। 4 एक्ट बताइए, मतलब ट्राइबल वेलफेयर के लिए। मतलब समझा नहीं मैं, क्वेश्चन क्या है? कोई 4 एक्ट बताइए ट्राइबल वेलफेयर के लिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है, उसके बाद पैसा एक्ट, ठीक है, तो उसके बाद और कौन सा, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, वो SC के लिए सर, SC एंड ST के लिए, दोनों के लिए भाई। अच्छा ओके। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 3 के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे भाई फॉरेस्ट राइट एक्ट है एक सर, ये मेंस का क्वेश्चन है आई थिंक सर।
वही तो बताया था सबसे पहला, सबसे आइकॉनिक राइट तो मेरे ख्याल से पैसा के बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट है, 2006 आपने वाला है ये। फॉरेस्ट, अच्छा एक फॉरेस्ट एक्ट है, उसके अंदर भी प्रोविजन है सर कुछ कुछ। अब देखो फॉरेस्ट एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है कि ग्राम सभा को एनेबल किया जाएगा कि वो फॉरेस्ट के जो राइट्स है और क्लेम्स है उसको वो ग्राम सभा विल बी एनपैनल्ड। बट जब मैं आंसर लिखा था ना पिछले साल प्रैक्टिस करते टाइम, तब मेरे को यही याद है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 लिखा था मैं एक, उसके बाद क्या लिखा था, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज लिखा था, और हाँ मैं शायद 3 ही लिखा था। चौथा बता दो अगर आप में से किसी को आता हो यार तो। हाँ, ये नहीं आता सर, गूगल करना पड़ेगा इसके लिए। मैंने तो उसमें ये लिख दिया था जब कंटेंट कम पढ़ रहा था कि एक अलग से ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री बना दी गई, क्योंकि आखिरी में मेरे को नहीं लगता है कोई उतना इतना लिख पाता, तो मैंने ट्राइबल अफेयर्स, 1999 में ना सर। हाँ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, और कहाँ कहाँ पर है ये लिख दिया और बस खत्म कर दिया। अब आता ही नहीं था तो यही लिखेगा आदमी, और क्या करेगा। चलो यार पुरानी बातें नहीं करते हैं, आप क्वेश्चन पूछिए इसमें से कुछ। नवीन सर, एनलाइटेंड लामा, पीसी, रॉबिनहुड, डॉक्टर सोनाली, चांद। करें क्या आगे यार, इसमें कुछ लगता ही नहीं मुझे आता। सीएजी पे चलते हैं लगता है सर, बाकी तो इसमें कुछ लग नहीं रहा है। बताओ सीएजी का आर्टिकल बताओ। 148। 148 सर। 148 से 48 CAG had one department in the finance ministry. Name that Audit and department. account department. Right, sir. There are four bulwarks of democratic system of governance in India. What are them? एक तो सीएजी हो गया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट हो गया शायद, तीसरा ईसीआई हो गया, चौथा यूपीएससी। Right, sir. राइट है कि रॉन्ग है? Right है सर, right. राइट है ना? ओके, मैं फंक्शन बोलूंगा अपने सीएजी के, आपने बताया ट्रू और फॉल्स। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ट्रू है। False सर। हैं? ट्रू है शायद भाई। सर इसकी लिमिटेशन है ना, उस सीक्रेट एक्सपेंडिचर को ऑडिट नहीं कर सकता है। नहीं वो तो स्टेट के, वो फोकस उनका शायद स्टेट पे था, तो मैंने ट्रू बोला। वो तो एक्सेप्शन तो सब जगह, आरटीआई में भी शॉर्ट एक्सेप्शन होगा, बट स्टेटमेंट तो मेरे ख्याल से ट्रू माना जाएगा। नवीन सर आंसर क्या है? हाँ ट्रू है तो यार, इसमें तो ट्रू है ना? वो एक्सेप्शन तो भाई सब जगह, तुम बोलोगे तो फंडामेंटल राइट में भी हजारों एक्सेप्शन निकाल सकते हो आप। ओके सर। सेकंड है टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स। ट्रू सर। ट्रू है। हाँ ये भी ट्रू है। फिर फोर्थ है टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। फॉल्स सर। ये भी ट्रू है, फोर्थ नहीं है। यार एक्चुअली मुझे स्टेटमेंट आधी लग रही है, क्योंकि अगर कोई बॉडी जो ऑडिट एंड, आपने बोला टू ऑडिट एंड अकाउंट ऑल द बॉडीज, अगर वो बॉडी प्राइवेटाइज्ड होगी या स्टैट्यूटरी नहीं होगी तो उस पर तो कोई रोल नहीं रहेगा सीएजी का, है ना? इवन लक्ष्मीकांत ने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इन कंपनीज को, तो थर्ड टाइप की कंपनी में लिखा हुआ है कि उसमें सीएजी का कोई रोल नहीं है। वही मैंने बोला ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। लॉस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये पीवाई की उसमें दिया है तो करेक्ट माना इन्होंने यार। एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। Okay, that cleared a lot of ambiguity around it. Any department of center and the state government. Thank you, sir. जो भी थे। Last statement है control the receipt, the issue of public money and to ensure that the public revenue is lodged in the exchequer. क्लियर नहीं था। क्या है? कोई सबसे ट्रू है आई गेस। अगर रिपीट कर दीजिए सर। एक बार रिपीट करेंगे सर? हाँ एक मिनट। To control the receipt and issue of public money and to ensure that the public revenue is lodged LODG in the exchequer. फॉल्स सर। हाँ फॉल्स सही तो होता ही नहीं ना इतना, तो अपने को फॉल्स होगा। The function of comptroller has been taken. हाँ तो ये इंडिया में स्टेटमेंट सीएजी। हाँ प्लीज बोलिए, कुछ बोल रहा था कुछ।
ओके, मैं पूछ लेता हूँ। इंडिया में सीएजी रिस्पॉन्सिबल किसको होता है? प्रेसिडेंट को, क्योंकि अपॉइंट तो वही करते हैं। पार्लियामेंट को सर। प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द अच्छा, नेट प्रोसीड्स मतलब क्या होता है? नेट प्रोसीड्स मींस टोटल कलेक्शन माइनस द अमाउंट स्पेंड ऑन कलेक्शन। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर भाई। तीन रिपोर्ट्स टेबल करती है सीएजी, नाम बता दो कोई। Appropriation रिपोर्ट ऑन accounts, finance accounts और public undertakings. पब्लिक PSU या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अपनी जो रिपोर्ट है, सॉरी, कैग जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है किसी मिनिस्टर को ट्रांसफर कर सकता है क्या? नो मैम। नो नो नो। व्हाट इज और कोई प्रोप्राइटी मिनिस्टर भी ऑडिट? ट्रांसफर नहीं कर सकता। let TC ma'am complete. Ma'am, you were saying something. Okay, she was not saying anything. Sorry to interrupt. कोई कह रहा था, प्लीज बोलिए वापस। हाँ, व्हाट इज प्रोप्राइटी ऑडिट? आपने जो सही से पैसा जिसके लिए गया था वो किया है क्या नहीं किया है, कुछ ऐसा होता है ना। हाँ राइट सर, मतलब और ये डिस्क्रिशनरी है, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी। अच्छा, सीएजी जो डिबेट्स होती है पार्लियामेंट की, उसको अटेंड कर सकता है क्या? नो सर। नो, सिर्फ अटॉर्नी जनरल शायद। ओके, आई हैव एक्चुअली, मेरे पास कंक्लूसिव आंसर्स नहीं है इस पे, तो ये मेरा डाउट अच्छा, कैग जो है वो लोकल बॉडीज को ऑडिट कर सकती है। लोकल बॉडीज एज इन कर सकता है पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज। पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज। हाँ हाँ हो सकता है ना। उनके ऑडिट के लिए तो स्टेट पंचायती राज एक्ट के अंदर कुछ ऑडिट स्टेट के पास पावर है, उनके पास स्टेट लेजिस्लेचर में। yes, I guess PP sir is right. आई थिंक प्रेसिडेंट और गवर्नर जब रिक्वेस्ट करती है तब शायद होता है। लक्ष्मीकांत में दे रखा है क्या एनलाइटेंड लामा सर? हाँ हाँ दे रखा है, 0.7 पे आप देख सकते हो। जी, वी शैल लोकेट आफ्टरवर्ड्स। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट हो रहा है, सर ने बता दिया है 0.7, उस पे देख सकते हैं हम लोग। हाँ, दे रखा है अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर। ऐसा नहीं कि हर साल करके देंगे। राइट सर। ठीक है, कोई ऐसा सीएजी को जानता है जो मतलब दिल को एकदम खुश कर दे, देश में ऐसा सीएजी काम किया हो? क्योंकि पावर तो बहुत है। पावर सर एक्चुअली विनोद राय बवंडर मचा के गए थे। विनोद राय, सही बोले। एथिक्स में अब जिसने एथिक्स पढ़ा होगा उन्होंने विनोद राय को तो खूब कोट किया होगा इधर उधर सब जगह। आज सब सीनियर लोग शांत हैं, दशरथ सर, दृश्यम सर, ये लोग को पता होगा विनोद राय वाला केस। 2011 ना 2G स्कैम वगैरह, उन्होंने टोटल की 1,73,000 रुपए, 1,73,000 करोड़ रुपए का मतलब एक्सपेंड वो हुआ स्कैम वगैरह। और भी कोल स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम। आई थिंक दीज आर हिज अचीवमेंट्स। लेकिन 2G स्कैम पे तो कुछ निकला ही नहीं आउटपुट सुप्रीम कोर्ट में। वो दैट्स डिफरेंट थिंग सर। इसको फिर करते हैं यार, टाइम वेस्ट हो रहा है। Matter of debate है। With respect to CAG, while dealing with the audit and accounting of government companies, CAG has certain judicial power for prosecution of those who violates the law. True or false? False sir। तो क्या है इसके पास फिर? सर मुझे लगता है किसी को पनिश करने की पावर तो नहीं है इनके पास। सही बोला। पनिशमेंट अथॉरिटी नहीं, इनके पास बस पावर है। ये रिकमेंड एंड गाइड टू एस्टिमेट कमेटी। यस सर, इट इज ट्रू। नॉट एस्टिमेट कमेटी, इट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी सर। अच्छा हाँ, पब्लिक अकाउंट सही है। यस, माय बैड। Is there anything left in this topic? Is there anything left जो आप लोगों को लगे कि फिर से मतलब? अच्छा, हमारे इंडियन सीएजी वो डिफरेंट कैसे है ब्रिटेन सीएजी से? उनके पास पावर है कंट्रोल की, जो अभी किसी ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा ना, उनके पास हाँ, रिगार्डिंग इशू ऑफ मनी फॉर एक्सपेंडिचर दे हैव द पावर, बट इन इंडिया CAG don't have the power to issue money. In central part, in state part, I think that power still exists.
ओके, एक confirm स्टेटमेंट और बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। Information from CAG reports can be used by investigation agencies to frame charges against those who have violated the law while managing public finances. रिपीट करो क्या? हाँ एक रिपीट बार कर आप दीजिए, स्लो थोड़ा क्लियर स्लो नहीं था। रिपीट करेंगे, स्लो। ओके ओके सुनो फिर। Information from CAG reports can be used by investigating agencies to frame charges against those who have violated the law while managing public finances. ट्रू सर। आई थिंक ट्रू हो सकता है। ट्रू ही है। कैग के ही रिपोर्ट पे इनफैक्ट ट्यूजडे का इन्वेस्टिगेशन हुआ था। चल क्या इसमें कुछ बचा है क्या? वो अलग से पूछना, कोई ऐसा क्वेश्चन हो, डाउट हो इसमें? नहीं तो चलते आगे। चलो यार अच्छा, आगे कैग बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबल सिर्फ पार्लियामेंट के लिए है या प्रेसिडेंट के लिए भी है? रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट ओनली टू द पार्लियामेंट, नॉट टू द प्रेसिडेंट, ऑल्दो अपॉइंटेड बाय हिम। कंफर्म कर देते, सही है गलत सबका भरा था। सही है, सही सही है ना? अब चले क्या आगे? प्रेसिडेंट भी। हाँ सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए अपने बात, कुछ कह रहे थे आप। आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। आगे बढ़ते हैं चलो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही है ना नवीन सर नेक्स्ट? सही है। पूछिए यार, हम भी जवाब दें थोड़ा बता बहुत। दो, 3 आर्टिकल है एजी से लिंक, बताओ नाम। आर्टिकल कितना है अटॉर्नी जनरल के लिए? 76। और भी है ना, 2 और है, मतलब इनडायरेक्टली 88 और 105। हाँ, इन दोनों में क्या है? 88 में राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल है इन द रिस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स कमिटी, और 105 में पावर्स, प्रिविलेजेस एंड प्रिविलेज और इम्यूनिटीज। इम्यूनिटीज। Okay, consider the following statement with respect to Attorney General in India. He is appointed by Parliament of India. True or false? फॉल्स सर। नो, False. President. फॉल्स। कौन करता है फिर अपॉइंटमेंट? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, he must have same qualification as are required for a judge to be a high court. फॉल्स सर। सुप्रीम कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। क्या रिक्वायरमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए अपन के पास? 5 ईयर हाई कोर्ट का जज और 10 ईयर फॉर एडवोकेट और एमिनेंट जूरिस्ट। इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को लगता In the हो कि opinion of President. हाँ हाई कोर्ट का सेम है या अलग है उसके लिए? अलग है, उसमें प्रेसिडेंट की आंखों में कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब जो जैसे पहले जैसे किसी ने बताया वो सब है, लेकिन ये प्रेसिडेंट वाला नहीं है। उसमें भी 3 फंक्शन, 3 वो है कंडीशन। उसमें 3 एक तो 7 साल के लिए आप लॉयर या एडवोकेट या प्लेडर हो, सेफ। हाँ, सेफ। सर्विस में हो आप, स्टेट सर्विस, जुडिशियल सर्विस वगैरह में 10 साल के लिए। थर्ड स्टेटमेंट है, एजी must be a member of either house of parliament. By respect of that, he can be a member of any committee of the Parliament of India. फॉल्स। हाँ, फॉल्स है, क्योंकि मेंबर तो नहीं होते। फोर्थ स्टेटमेंट है, he can be removed by Parliament via impeachment process as we follow the process in case of President of India. फॉल्स सर। फॉल्स है। हाँ, पूरा वेग। ठीक है। हाँ वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, जब उनका मन करेगा तब निकाल देंगे। एक स्टेटमेंट है, he should advise any minister while demanded. True, false? Constitution doesn't. Repeat. क्या अटॉर्नी जनरल ये नहीं। अपने प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर, कर सकते हैं। मेरा स्टेटमेंट था कि मतलब अटॉर्नी जनरल शुड एडवाइज एनी मिनिस्ट्री व्हेन रिक्वेस्टेड सो। हाँ, करना पड़ेगा ना मिनिस्ट्री,
गवर्नमेंट जो काम देगी उसको तो। सर वो डायरेक्टली एडवाइस नहीं कर सकते हैं, ही कैन एडवाइस थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। हाँ यस। Okay, this was quite a good point. मतलब जैसे लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली दे रखा है टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट, बट ये आपने अच्छा बताया कि लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू देंगे। थैंक यू सर। हाँ ये 5th पॉइंट है सर, इसका लक्ष्मीकांत में ही है ये। मेरे में तो 3 आई थिंक लास्ट पैरा है ये। हाँ लास्ट पैरा है। मेरे में 3 ही पॉइंट दिया यार। चलिए ठीक है, मेरी वो पुरानी सर न्यू एडिशन में। चलिए कोई नहीं। कुछ बचा है क्या इसमें अलग पूछने का? नहीं तो फिर चलते हैं। Attorney General is a full-time counsel for Government of India. True, false? सही तो full time- रिपीट करे। Attorney General is full-time counsel for Government of India. नहीं ये तो फॉल्स है। फॉल्स है। 100% false। It means it is part-time, huh? A constitutional body can be a part-time body, yes, sir. वो तो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। एक्चुअली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बट फुल टाइम काउंसिल नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो प्राइवेट है, बट वो उनको जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स की कैटेगरी में नहीं इंक्लूड कर सकते आप, इसीलिए वो ऐसा होगा। Just like governor, huh? Governor is not a government servant, huh? Like that. ये होता है ना, इसके टर्म फिक्स्ड नॉट फिक्स्ड, डिपेंड ऑन द डिस्कशन ऑफ प्रेसिडेंट। Right, sir. थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल खत्म नहीं हुआ, फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। एडवोकेट जनरल भी फ्लैट ही है, मतलब सेम ही होता है, गवर्नर आ जाएगा, बाकी जगह बाकी कोई चेंज नहीं है। इसको भी डिच आर्टिकल इसमें 165 होगा। 165 177 और 177 194। हाँ। तो इसके बाद और क्या है आगे, कोई देख के बताएगा? एडवोकेट जनरल हो गया, उसके आगे नीति आयोग आ जाता है। आप लोग की बुक में नेशनल कमीशन फॉर एनसीबीसी नहीं दे रखा है क्या नए बुक्स में? दिया हुआ है ना? वो सब डिस्कस किया नहीं ना, वो सब सेम ही था, SC ST OBC। उस पे ज्यादा कुछ है नहीं ना। चलो ठीक है, फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से स्टार्ट करते हैं, नीति आयोग से लोकपाल तक। ओके, नीति आयोग के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। नीति आयोग इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नो। तो किसको होता है? नो सर, इट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी और प्राइम मिनिस्टर ये चेयर इट, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बना है ना। एंड इट इज अकाउंटेबल टू नो वन, इट्स अकाउंटेबल टू इटसेल्फ। सेल्फ या कैबिनेट को हो सकता है। नो सर, इवन नॉट कैबिनेट सर। हाँ ठीक है, अकाउंटेबल तो नहीं होता पार्लियामेंट वगैरह का तो। ओके, जस्ट लाइक प्लानिंग कमीशन, इट हैज फाइनेंशियल पावर्स। नो सर, Yeah. कोई फाइनेंशियल वो नहीं है। नो नो। कंपोजिशन देख लेते हैं इसका, थोड़ा काफी कॉम्प्लेक्स है। PM चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। उसके बाद वाइस चेयरपर्सन होंगे कोई, देन वी हैव गवर्नर्स होंगे, CEO होंगे उसके बाद सर। CEO वगैरह होंगे, गवर्नर्स होंगे यूटी के, जहाँ पे CM नहीं है, जहाँ पे CM है यूटी के वो होंगे, और CM होंगे फिर स्टेट्स के। बाकी कोई अलग क्या है इसमें, मतलब बाकी तो बहुत लंबी एक्सपर्ट वगैरह तो चलते रहते हैं ना ये तो। और 4 यूनियन स्पेशल इनवाइटीज आते हैं जो एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। 4 यूनियन मिनिस्टर होंगे ना, जो PM द्वारा अपॉइंट होंगे, कोई भी हो सकता है वो। 2 पार्ट टाइम मेंबर शायद होते हैं। चार एक्स ऑफिशियो मेंबर है। NGO दर्पण इज इट्स पार्ट, ट्रू फॉल्स? क्या बोला सर, फिर से रिपीट करें। NGO दर्पण इज इट्स पार्ट? I think yes, it's the part of
Actually, it is maintained by Niti Aayog, na, so I think it's a part. Yeah, it seems so. एक विंग हो सकता है। Right, sir. ये 7 प्रोग्राम क्या है अपने नीति आयोग का? SATH। Regarding tourism है क्या सर ये? नहीं, सस्टेनेबल कुछ है, गूगल कर लो, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। मुझे लगा आई थिंक अंत्योदय इंक्लूजन से रिलेटेड है शायद। अंत्योदय इंक्लूजन, यही क्या 7 प्रिंसिपल्स जो हैं? ये है सर सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। हाँ, ये वाला 7 है, नीति आयोग का फ्लैगशिप है ये। हाँ, इसके फ्लैगशिप इनिशिएटिव गिन लेते हैं, यहाँ पूछ सकता है यहाँ वहाँ पे वो जो नीति आयोग ने चलाया, जैसे इंडेक्स कौन सा रिलीज करता है ये अपना? Innovation Index. और एक फार्मर के लिए भी आई थिंक SDG इंडेक्स। हाँ, SDG इंडेक्स। और ये MPI भी करते हैं ना, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी भी चालू किया एक। राइट सर, अभी चालू किया है। एक हेल्थी इंडिया करके भी है इनका, इंडिया करके। बट आई डोंट थिंक जो मल्टी डायमेंशनल वाला है वो इसका है, वो UNDP प्लस OPHI का है, उसमें नीति आयोग का। मैम अभी 2021 में इन्होंने शुरू किया है। हाँ, नीति आयोग ने भी स्टार्ट किया है। लोगों ने अपना स्टेट स्पेसिफिक स्टार्ट किया मैम, अभी का है। ओके, और बताओ क्या इसका? अटल वाला भी है ना, अटल इनोवेशन सेंटर कुछ के है ना, इनोवेशन मिशन IC का है। एम मिशन। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करेगा ये, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका एप्लीकेशन वगैरह? फाइनेंशियल पावर तो अपना शिफ्ट हो गया, मिनिस्ट्री करता है अब तो, ठीक है। अब तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी ये प्रमोट कर रहा है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, मुझे लग रहा है कंपोजिशन से 2 स्टेटमेंट हो सकता है, एप्लीकेशन वगैरह पूछ सकते हैं यहाँ से। बस ये फाइनेंशियल पावर नहीं है इनके पास, ये याद रखना। बाकी कोई अलग है क्या इसमें? किसी को कुछ अलग पता है, शेयर करना चाहे तो? एग्जीक्यूटिव एक्शन से बना है, और कब बना है, इसका डेट क्या है? 15 में है, 1 जनवरी 2015। जनवरी 2015 है शायद। ओके, न्यू ईयर है। और NDC को ये लोग खत्म करने की बात बोल रहे थे, वो किया है या नहीं किया अभी तक? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है जो ना, एग्जिस्टिंग बॉडी है सर अभी वो है अभी। ठीक है। हो गया क्या इसमें? आगे चले गया और क्या? हाँ सर, ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक यही पॉइंट है, क्योंकि इससे आप तो कुछ है नहीं इसमें। आगे आपको अगला कौन सा है? NHRC है। हाँ, बताओ फिर NHRC के बारे में। मतलब इनका रिकमेंडेशन बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट पे? नो सर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, ये नया अमेंडमेंट क्या फंक्शन? जी सर बोलिए। बताएं सर। हाँ सर, पूछिए। नया अमेंडमेंट लेके आए ना हम लोग 2019 में, तो उसका फीचर बता सकता है कोई? NHRC का? हाँ, इसको हम लोग अमेंडमेंट किया है गवर्नमेंट ने 2019 में। पहले 5 इयर्स था, अब शायद 3 इयर्स हो गया, और कुछ मेंबर्स इंक्लूड हुए हैं। हाँ, पहले होता था जो अपने रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वही चेयरपर्सन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा अब है नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है। एक तो ये चेंज किया है, लेकिन टेन्योर चेंज, सही बोला आपने। और क्या चेंज है इसमें? और एक वुमेन मेंबर का होना कंपलसरी है। नेशनल चाइल्ड ऐसे ही कुछ है। हाँ, वुमेन मेंबर का होना भी जरूरी है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उनका भी जो चेयरपर्सन होंगे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे इसके। ठीक है, पूछो। बॉडी है क्या जिसके चेयरमैन एक्स ऑफिशियो होंगे? आई थिंक माइनॉरिटी कमीशन है, वुमेन कमीशन हो गया, SC ST OBC हो गया, चाइल्ड वाला हो गया, एक और होगा कोई। ट्रांसजेंडर वाला भी है क्या सर? ट्रांसजेंडर वाला भी इंक्लूड किया इस बार। ओके।
एज सच प्रीलिम्स में पूछा नहीं है इसके बारे में, मैं तो देख रहा हूँ कोई नहीं है पीवाईक्यू तो इस पे। फिर भी अच्छा यही होगा कि बाइंडिंग वाइंडिंग नहीं होता है इसका, एडवाइजरी होता है। बस गवर्नमेंट को 1 महीने में बताना होता है कि आपने किया है या नहीं किया बस। एनएचआरसी शायद मेंस के लिए, मेंस में ज्यादा अच्छा चांसेस होते हैं क्वेश्चन। हाँ उधर ज्यादा आता है, टूथलेस टाइगर वगैरह वो ना, वो बात आता है। टूथलेस टाइगर यस। हो जाता है ना। एनएचआरसी का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? इधर रिटायर्ड सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट जज ना। राइट। हर स्टेट में है क्या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या फिर नहीं है? यार देखो, एक एक्ट है ह्यूमन राइट्स एक्ट, उसमें तो बोला है कि हर स्टेट में होना चाहिए क्रिएशन, मतलब हाँ हर उसके लेवल के लिए बोला है। हाँ। लेकिन 26 स्टेट नहीं बनाया, लक्ष्मीकांत में ये दिया हुआ है ये सारे। मैंडेटरी नहीं है, कुछ ही स्टेट हाँ। है। और यूटी ऑफ दिल्ली कौन से में आता है? दिल्ली का अपना है या नहीं है मतलब, या फिर ये नेशनल वाले में आता है? ये नेशनल में आता है। हाँ सिर्फ यही यूटी है जो इसमें नेशनल वाले में आता है, बाकी यूटी को किसी स्टेट वाले के साथ मर्ज कर दिया है। ठीक है, पूछो और किसी को पूछना है तो, नहीं तो आगे चलते हैं फिर। अच्छा, ये डिस्कस हो गया कि वायलेशन जब होगा तो कौन जो रहेगा वो केसेस पर वो लेगा, तो क्या बोलते हैं? करो करो आप करो। ओके, जब हो गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर सीआईसी कौन सा आर्टिकल से बना है सीआईसी? 2005। अरे आर्टिकल पूछा था मैंने, आप तो एक्ट Sorry. बता दिए। स्टैट्यूटरी बॉडी है, आर्टिकल से नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। हाँ इसमें भी नया अमेंडमेंट आया ना 2019 में, उस पे फीचर देख लो क्या है। हाँ उसमें जो है वो टेन्योर का वो है कुछ। सर्च कमेटी में कितने लोग रहते हैं? Am I audible guys? हाँ ऑडिबल तो, बट ये पढ़ा नहीं है अभी कौन मैं याद बता रखे। देता हूँ, मैं बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के मनपसंद जो भी होंगे कोई एक बंदा, वो भी मिनिस्टर होना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर। क्या है टेन्योर? टेन्योर अब तो सीजी के डिस्क्रिप्शन पे हो गया ना, वो फिक्स करेगा ना सीजी अपना, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सैलरी वगैरह भी वही फिक्स करेंगे, मतलब पहले होता था शायद 65 और 5 का था कुछ ऐसा, अब बिल्कुल चेंज कर दिया उठा के। पहले 565 था, अब जो है वो आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया। उसमें कोई एमपी या एमएलए को बना सकते हैं क्या सीआईसी? ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा कहीं मेंशन तो नहीं है यार। ही शुड, मतलब ऐसा एक्सप्लिसिटली लक्ष्मीकांत में दे रखा है। सॉरी फॉर दैट गाइस, ऐसा साफ साफ लिख रखा है कि ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एमपी या एमएलए ना हो, या यूनियन टेरिटरी यार का भी ना हो। उन्हीं को देखने के लिए तो बनाया गया है, तो एमपी एमएलए को क्यों ही रखेंगे? हाँ ये भी एक लॉजिक है। बेसिक से लॉजिक है। तो यार कुछ अगर किसी को लगता है इस एक पन्ने के चैप्टर में और कुछ है इम्पोर्टेंट तो पूछ दो। अभी इसमें अमेंडमेंट किया गया था ना। भाई माइक बंद करिए सबसे पहले, बहुत एको आ रहा है, मतलब वो अब फिर पूछिए। अभी अमेंडमेंट हुआ था ना शायद सीएससी वाले में। आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, तो आरटीआई एक्ट के अंडर ही सीआईसी का ऑफिस बनाया गया है, तो वो भी अमेंड हो गया। हाँ अमेंडमेंट हुआ था 2019 में,
2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ दिया था, काफी क्रिटिकल टोन का। चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। चेकर यार, आगे क्या है टॉपिक, कौन सा अगला? थोड़ा एक्साइटिंग टॉपिक करते हैं, सीवीसी करते हैं। वो फिर अभी क्या है, बहुत लीनियंट हो गया, मैं वापस आया जब से सुन रहा हूँ। सीवीसी को कौन से ईयर में बनाया गया? 2004 या 5 में। 64 में है। मैं और क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर मैं एक साथ आंसर दूंगा। किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था सीवीसी को? सांतनम कमेटी। सांतनम कमेटी शायद। सांतनम कमेटी। और कब बनी थी ये कमेटी? मिस्टर डॉट, इतने धीरे से बोला आपने, मुझे सुनाई नहीं दिया, प्लीज। 70s में शायद बनी थी, एग्जैक्ट याद नहीं। मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग से। जो इस्टेब्लिश सबसे पहले हुई थी 1964 में इस्टेब्लिश हुई थी फॉर प्रिवेंटिंग द करप्शन। रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी 1962 में 64 में बनी थी, 62 से 64 में सनातनम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ठीक है, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला? 2003 में मिला ना शायद। 3 या 4 में। 5 में मिला। 2000 देखो मेरे पास ना 2 आंसर है। लक्ष्मीकांत की मेरी बुक में रखा है 2003 में इन्होंने कन्फरिंग मतलब स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया, लेकिन वो एक अन अकेडमी के सर हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं, वो पूरा लक्ष्मीकांत की समरी बनाए थे। उसमें उन वीडियो में उन्होंने बोला था कि स्टैट्यूटरी स्टेटस 1998 में मिला था। मैंने इसको ऐसे लिख रखा था, अगर किसी को एकदम कंठस्थ पता है कि हाँ यही सही है तो बता दे, बट मैंने उस वीडियो में पढ़ रखा था, इसलिए मैंने बताया अभी 1998 2003 ही है इसका। हाँ 2003 ही है यार। ओके, फिर वो सर का गलती है। फंक्शन क्या होता है? छोड़ो यार, ये कौन पूछता है भाई 98 में 2 या 3 में? फंक्शन बताओ मेल क्या होता है? यार सीवीसी भी आजकल न्यूज में नहीं है यार, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी नहीं है हमको तो। 1-1.5 साल से कुछ ऐसा किया ही नहीं है। हाँ तो इसके बाद वाला बहुत न्यूज में। सीबीआई तो काफी न्यूज में था यार, पिछले 1 साल से चल ही रहा है। सीबीआई बहुत न्यूज में। ये तो सारे मेंस के टॉपिक है, लेकिन ये सब शायद नहीं कुछ। सीबीआई पे थोड़ा देख लो यार, वो 1-2 स्टेटमेंट फेंक सकता है इधर उधर। वो कंपैरिजन या डिफरेंशिएट करके पूछ सकते हैं सीवीसी या सीबीआई को। हाँ, जैसे एक बार ये पूछा था ना, नेशनल जो ट्रिब्यूनल कमीशन अपना और पोल्यूशन बोर्ड, वहां से पूछा था उन्होंने, समथिंग लाइक दैट कुछ हो सकता है इसमें। हाँ राइट, वैसे पूछ लो। शेखर नहीं है क्या? बाकी लोग पूछ लो कोई। एक्ट बता दो चलो, कौन सा सीबीआई का? ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या स्टैट्यूटरी है? आई थिंक दिल्ली पुलिस एक्ट करके कुछ है। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये तो, दिल्ली पुलिस में आती है। नहीं, सर ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेकिन इसका एक डिपार्टमेंट है जो कि पावर वहां से लेता है, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 वाला, वहां से एम्पावर होता है ये, और बट ये स्टैट्यूटरी नहीं है। अपना कोई है नहीं इसका ना। और ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है बताओ? होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में आती है। ये हो सकता है एमसीक्यू अगर पूछेंगे तो इधर से, क्योंकि ये थोड़ा वो रहता है ना, होम में आएगा, पर्सनल में, ठीक है। और ये स्टैट्यूटरी नहीं है, ठीक है। दिल्ली पुलिस जो एक्ट है वहां से लेता है पावर अपना। और ये कंसेंट वाला जो है वो क्या डिस्क्रिशनरी है, क्या रहता है स्टेट का पास अपने में? जो डिबेट चल रहा है अभी वेस्ट बंगाल बाकी सेंटर है, किसी को क्लैरिटी हो इसमें? यार सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए ना, क्योंकि ये सेंट्रल अथॉरिटी है, तो एक बारी जिस भी कंसर्न स्टेट में जाना पड़ता है, मतलब कि उनसे परमिशन लेनी पड़ती है।
और तो इसी वजह से कई बार स्टेट जो है परमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि उनको भी अपने अपने पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो उनको भी अपने पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर का जो एक जो फंक्शन है उनको दिखाना है कि ये भी बहुत इफिशिएंटली काम करती है। तो कई बार ही मना कर देते हैं सीबीआई वालों को। तो कभी कभी सीबीआई मतलब मानती नहीं है और ये सेंटर डाल देती है स्टेट्स में, तो जाना पड़ता है। तो इसी में हो रहा है कि आप लोग बिना पूछे कर देते हैं, ऐसा कुछ है। नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजती है ये लोग चले जाते हैं, फिर तो सर फिर भी दो टाइप के कंसेंट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास। एक तो मतलब ये है कि सीबीआई को मतलब ऑल होलिस्टिकली एक कंसेंट दे दिया है कि आपका कुछ केस है तो आप स्टेट में आके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा ये है स्टेट गवर्नमेंट केस टू केस बेसिस पे अपना कंसेंट देती है। तो रिसेंट में क्या है ना, कुछ स्टेट्स ने अपना जो होलिस्टिक कंसेंट है वो वापस ले लिया है, वो केस टू केस बेसिस देना शुरू कर दिया है। तो दैट्स व्हाई दिस इशू इज गोइंग ऑन। ओके। और ये मतलब यूनियन जो अपनी गवर्नमेंट है पार्लियामेंट के लॉ द्वारा इसको एम्पावर नहीं कर, और पावर नहीं कर सकती क्या इसमें? ऐसा नहीं है ना कुछ भी? वो फेडरल इशू के अगेंस्ट चल जाएगा ना शायद, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो इनके स्टेट लिस्ट में। ओके, ठीक है। हम्म। हाँ, जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया उन्होंने, ठीक है। आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल दोनों ने किया है। इसके अलावा और किसी ने भी किया है क्या रिसेंट में, इन दोनों के अलावा? ज्यादा अपोजिशन ही करेगा तो एक महाराष्ट्र भी हो सकता है किया हो, तेलंगाना शायद अभी हाल में किया है। आंध्र प्रदेश में भी है, कुछ कुछ हो रहा है, और वेस्ट बंगाल में भी कुछ कुछ हो रहा है। ठीक है, चलो आगे। अगला टॉपिक कौन सा है सर? पीपी? ये लोकपाल है सर। तो ये जो केरल में जो चल रहा है, तो ये मैंडेटरी है ना ये लोकपाल एक्ट में कि हर स्टेट गवर्नमेंट लोकपाल बनाना जरूरी है, या फिर वो क्या ओब्लिगेटरी है, नहीं है प्रोविजन वाला ये? ऐसा है ना कि 1 साल के अंदर आपको बनाना ही पड़ेगा जो शायद नहीं है सर, मैंडेटरी। कोई टाइम पीरियड नहीं है कि कितने साल में बनाना है। अच्छा, ठीक है। बाकी लोग पूछो इस पे यार, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा पूछने को। और कौन कौन सा है? लोकायुक्ता है, और क्या है? इसके बाद सर एनडीएमए, एनडीएमए के बाद एनडीएमए लास्ट है। अच्छा, हाँ, होम मिनिस्टर में आएगा वो। ठीक है। एनडीएमए होम मिनिस्ट्री कौन चेयर करता है एनडीएमए को? प्राइम पीएम मिनिस्टर। कब आया था एनडीएमए? ये एक्ट आया था ना 2005 में। 2005 में आया था। आफ्टर सुनामी 2004 में ही बना था, 2005 में शायद इनेक्टेड हुआ था। और अभी ये लॉकडाउन वगैरह जो हम लोगों ने लगाया था, वो क्या एनडीएमए के इसमें लगाया था, डीएम एक्ट से, या फिर दूसरे एक्ट से लगाया था हमने? एक एपिडेमिक डिजीज एक्ट है शायद, वो भी इसमें 1897 आई थिंक, 1896। हाँ, ठीक है। तो एनडीएमए जैसी बॉडी मतलब 3 टायर है, 4 टायर है, कितने लेवल पे होनी चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज? 3 होगा ना, 3 टायर है ये। क्या होगा? राइट, डिस्ट्रिक्ट तक है। स्टेट में एनडीएम और पीएम केयर्स फंड में कुछ चल रहा था, कोई बताएंगे? क्या क्या दोबारा रिपीट करो। ये एनडीएमए से रिलेटेड और पीएम केयर्स फंड में कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी था।
वो तो वही था ना कि पीएम केयर्स को वो आरटीआई में मतलब रिवील नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ था ना हाँ उसमें। ये वो तो प्राइवेट फंड हो गया ना, मतलब उसमें तो ऐसा नहीं है कि दैट उसमें इज ए ट्रस्ट मतलब। RTI हाँ ट्रस्ट वाज अच्छा, ट्रस्ट आरटीआई के अंदर नहीं आते हैं। के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज आ जाएंगी ना, वो भी जो नेशनल सिक्योरिटी को से रिलेटेड हो वो वाली चीज भी रिवील नहीं होती है, तो ये ट्रस्ट प्राइवेट फंड आरटीआई के अंदर नहीं आएगा। इवन पहले एक वो था ना प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, वो भी शायद ट्रस्ट था, वो भी नहीं आता था आरटीआई के अंदर। राइट, और इसीलिए वो इतना मीडिया में वो रहता ना। बट वो तो बहुत पुराना है ना, 1950s में नेहरू ने बनाया था शायद ना। राइट सर, वो बना इसलिए था कि जो रिफ्यूजीज आ रहे थे पाकिस्तान से उस टाइम पर, पार्टीशन के टाइम पर, तो उनके हेल्प के लिए बना था। चलो ठीक है, इसमें और है कोई ऐड करना चाहिए? रैप अप करते हैं, कुछ है नहीं इधर ना खास। ठीक है सर नवीन सर, फिर बंद करते मुझे लगता है। दृश्यम सर कर दो आप रिकॉर्डिंग ऑफ। लगता है नहीं वो। अरे सर आप करोगे क्या पीपी सर? नहीं मैं करता हूँ। क्या सर? ये बोल दो जो बोलते हैं सर एंड में, थैंक यू वाला जो सीन है। तो अब हम एंड कर रहे हैं ना, इसके बाद कोई डिस्कशन नहीं है था। हाँ हाँ, कंक्लूडिंग रिमार्क दे दो आप बस अपना। थैंक यू गाइस, ये अब हमारा ये सेशन आज खत्म होता है और हम कल नेक्स्ट सेशन से कल फिर शाम में 7 बजे से शुरू करेंगे। थैंक यू। ओके ठीक है, एंड कर रहा हूँ मैं इसको। थैंक यू।